हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एजी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में योजनाओं का सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम देखेंगे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इस योजना का ये है लोगो, और ये कार्ड में ये इसका लोगो होता है, और इस प्रकार से ये स्कीम चलाया जाता है, जिसमें हम सॉइल हेल्थ के बारे में हम जानेंगे। ओके दोस्तों, फिर है इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो शुभारंभ के बारे में हम जानेंगे तो 19 फरवरी 2015 में हुआ था, और वहीं इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। क्या नाम से? मिट्टी पोषण अभियान, BPA, जो कि 2021-22 में। फिर है इसका उद्देश्य। तो हर किसी योजना का एक उद्देश्य होता है, तो इसका भी एक उद्देश्य था, जो मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर एक अच्छी फसल प्राप्त करना, और किसानों को सहायता प्रदान करना एक अच्छी फसल के लिए। फिर वही है इसकी विशेष। तो किसानों को मात्र 2 रुपए में मिट्टी का परीक्षण करके दिया जाना था। ये वर्ष 21-22 में राज्य के 3104 गांवों का चयन कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के आधार पर, जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर सूक्ष्म तत्वों एवं मृदा सुधारकों के उपयोग प्रोत्साहन हेतु 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान प्रावधान किया जा रहा है। मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत इसमें सूक्ष्म तत्वों एवं मृदा सुधारक, मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग करने के लिए 2500 रुपए प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को। तो इसमें हम क्या जानेंगे? निःशुल्क किफायती मृदा का परीक्षण जानेंगे। फिर वही समय और सटीकता जानेंगे कि इसका परिणाम क्या है। फिर उर्वरक का इष्टतम उपयोग जानेंगे। फिर वही आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की अनुशंसा जानेंगे कि क्या क्या इसमें योजनाएं, और उसके डेटा आधारित इसका निर्णय क्या क्या है, उसकी पोषक तत्व इसमें हम जानेंगे। तो इसका भी एक, इसमें कितने कितने पोषक तत्व होते हैं, इनका भी एक वैल्यू होता है कि कौन कौन से होने चाहिए। तो जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य कार्ड का एक मापदंड होता है, जिसमें वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और अन्य इसमें पाए जाते हैं। तो जिसमें वृहद पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, और सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, आयरन, तांबा, मैग्नीज और बोरॉन। ओके दोस्तों, फिर वहीं पर अन्य में देखेंगे पीएच मान देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, इसकी विद्युत चालकता कितनी है, वहीं ऑर्गेनिक कार्बनिक देखेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। ओके दोस्तों, फिर है आदर्श मंडी। तो हम आदर्श मंडी के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो आदर्श मंडी जो है, छत्तीसगढ़ में 5 मंडियों को शामिल किया गया आदर्श मंडी में। ओके दोस्तों, फिर वहीं पर है पहला धमतरी, दूसरा है कुरूद, तीसरा है राजनांदगांव, चौथा है कवर्धा, और पांचवा है मुंगेली। तो ये 5 आदर्श मंडियों को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो अब देखेंगे हम सुराजी ग्राम योजना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था तो 8 फरवरी 2019 को। कब? 8 फरवरी 2019 को हुआ था। और फिर इसका स्थान किस स्थान से हुआ था? तो दुर्ग जिले से हुआ था। और इसका स्लोगन क्या था? जिसका स्लोगन था छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। कौन कौन से? नरवा, गुरवा, गरवा और घुरवा, और बारीला बचाना है संगवारी। ये इसका स्लोगन था। कौन कौन से? नरवा, गरुआ, घुरवा और बारीला बचाना है संगवारी, ये इसका स्लोगन था। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और यह मैं इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताऊं, मोस्टली 99% इसमें एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर वहीं आगे देखते हैं इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत साधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य के अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना। मतलब इसमें सिंपल भाषा में है कि जो इसकी अर्थव्यवस्था, जो पुराने परंपरागत साधन है, जो पुराने साधन है, उसको संरक्षित करना, बचा कर रखना,
फिर उसको पुनर्जीवित करना और गांवों को राज्य जो गांव है उसको राज्य के अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना मतलब दृष्टि में लाना था। फिर है पर्यावरण में सुधार करते हुए गांवों के ग्रामीण के व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना मतलब कि इसका उद्देश्य था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना मतलब गांवों की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको मजबूत बनाना, ये इसका उद्देश्य था। फिर इसके घटक देखेंगे दोस्तों, तो घटक है जैसे नरवा। तो नरवा का मतलब होता है ग्रामीण अंचलों में जो बरसाती नालों से, ये छोटे छोटे नाले होते हैं जिससे हम खेती जिसके पानी को हम खेती के लिए उपयोग किया जा सकते हैं, उसे कहते हैं नरवा। तो ये है दोस्तों नरवा, जो इसमें गाँवों का सारा इधर गाँव का पानी इधर आता है जो बारिश का पानी, तो इसे एक डैम के रूप में बनाकर इसे तैयार कर इसे सिंचाई के लिए उपयोग करे किया जाता है। फिर वही है गरुआ। तो गरुआ मतलब पशुधन से होता है, जो गाय को कहते हैं गरुआ छत्तीसगढ़ी में। तो यह गाय, ये इसको कहते हैं गरुआ। ओके दोस्तों। फिर है घुरवा। तो घुरवा मतलब होता है उर्वरक, जो जैविक खाद के रूप में कहते हैं, जो उसका निर्माण स्थल को कहते हैं घुरवा। तो इसको घुरवा कैसे जानेंगे, तो एक गड्ढा करते हैं जो दोस्तों, जिसमें हम घर के वेस्ट पदार्थों को जैसे गोबर हो गया, जो भी कचरा हो गया, जो भी हम खाना पीना जो थोड़ा मोड़ा रहता है सूखा आइटम, उसको डालते जाते हैं जिससे वो भर जाता है। और कुछ दिन छोड़कर उसमें पानी डालकर छोड़ देते हैं जिससे वो सड़ जाता है, सड़ कर वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसे वापिस खेतों में छिड़क दिया जाता है, उसे डाल दिया जाता है। ये है घुरवा का उपयोग। ओके दोस्तों। फिर आगे है बारी। बारी मतलब होता है बाड़ी, जो घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगाकर हम उसमें अपने खुद के खाद्यान्न फसलें लगाते हैं, जैसे लौकी, जो भी सब्जी फ्रूट, जो भी अपने मन पसंदीदा जो भी सब्जियां लगाते हैं उसे कहते हैं बारी। तो ये घर से लगा एक बगीचा होता है जिसमें ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों स्क्रीन पर। फिर है गोधन न्याय योजना। फिर आगे है, ये है गोधन न्याय योजना का लोगो, इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे है इसका शुभारंभ। शुभारंभ देखते हैं दोस्तों, 20 जुलाई 2020 को इसका शुभारंभ हुआ था। फिर वहीं इसका किस अवसर पे हुआ था, तो ये है हरेली त्योहार के दिन इसका अवसर है शुभारंभ। ये जो गोधन न्याय योजना है वो हरेली त्योहार के दिन मनाया जाता है। तो ये है हरेली त्योहार, इस प्रकार से बैलों की पूजा की जाती है इसमें। फिर वहीं पर है स्थान, तो ये किस बिहार गोठान रायपुर से ये स्टार्ट किया गया है इसका स्थान शुभारंभ का। तो इसमें दोस्तों गोधन न्याय योजना में हम इसमें गोबर को लेते हैं, हम गोबर खरीदते हैं इसमें। तो ये है नगर पालिका, ये जो गायों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर है इसका प्रतीक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह है गोधन न्याय योजना का, जो आपको मैंने पहले दिखा था, ये है इसका प्रतीक चिन्ह। ओके दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला है धरसा विकास योजना। तो धरसा विकास योजना ये है दोस्तों, धरसा मतलब होता है कच्चा रास्ता जिसे पगडंडी कहते हैं, जो खेतों तक जाने का एक रास्ता होता है। ओके तो इसका शुभारंभ हुआ था तो 6 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ हुआ था। वहीं पर 21 अवसर पर किया जाता है, तो स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर किया जाता है। किसके? स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर किया गया था। यह है स्वामी आत्मानंद। फिर इसका उद्देश्य है, तो गांव में खेतों तक जाने वाले कच्चे रास्तों जिसे धरसा कहते हैं उसको पक्का किया जाना। ओके दोस्तों। फिर है रोका छेका अभियान। तो दोस्तों रोका छेका अभियान के अंतर्गत क्या करते हैं, तो ये है रोका छेका अभियान, जिसमें खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका, ये इसका स्लोगन है। तो इसमें क्या है मोटा मोटा हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ था, प्रथम संस्करण हुआ था इसका 19 से 30 जून के बीच में, जो 2020 में हुआ था। वहीं पर द्वितीय संस्करण हुआ था 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुआ था। और तृतीय संस्करण हुआ था दोस्तों 10 से 20 जुलाई के बीच में 2022 में। फिर है चतुर्थ संस्करण हुआ था स्टार्ट, तो 6 से 17 जुलाई 2023 को हुआ था, इसे अब याद रखिएगा। फिर इसका स्लोगन है, खेती बाड़ी के आगे बेरा चलो करबो रोका छेका। इसका मतलब है कि तो आवारा जानवरों को रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी।
तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस डिस्प्ले में दिखा रहा है दोस्तों। इसका उद्देश्य है खुले में चराई को रोकथाम करना। ओके दोस्तों। फिर फसलों की मवेशियों से सुरक्षा करना। फिर अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। कौन सा दोस्तों? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस योजना ये है दोस्तों उसका लोगो, और इसका शुभारंभ हुआ था 21 मई 2020 को। तो स्व राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर, कब? उसके पुण्यतिथि पर हुआ था उनके। फिर है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है फसल विधिकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना। मतलब कि फसल में विविधीकरण मतलब बहुत सारे तकनीक को अपनाना, क्षेत्राच्छादन मतलब सारे क्षेत्रों में कवर करके खेती करना, और उसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। यह था इसका मोटो, यह उद्देश्य। तो दूसरा है फसल की लागत कीमत की प्रति पूर्ति कर कृषकों को शुद्ध आय में वृद्धि करना। मतलब कि जो हम किसान जो खरीदते हैं फसल, जो भी उसको बीज खरीदते हैं, तो उसकी लागत में वृद्धि करना, मतलब उसकी लागत को कम करके उसके जो फसल में वृद्धि कर उनको इनकम देना बढ़ाकर। ओके दोस्तों। और फिर अगला है कृषकों को, किसानों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कि अब किसानों को ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस न्याय योजना को चलाया गया था। फिर है चौथा, कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना। मतलब कि अब कृषि को लाभ के लिए लोगों को नजर में लाना था। फिर आगे है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, इस कृषि क्षेत्र में सहभागिता में वृद्धि करना। मतलब कि जो घरेलू उत्पाद का जो होता है जीडीपी, उसमें किसानों की सहभागिता को वृद्धि करना, मतलब उनको सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह इसका उद्देश्य था। फिर इसकी विशेष है कि इस योजना के स्थान पर, कौन से? इस योजना के स्थान पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि उन्नत योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जो कि सेम है, बस सब अपने अपने शासन के अनुसार वो चेंज करते रहते हैं। फिर है दोस्तों जैविक खेती योजना। तो इस योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जैविक खेती, जिसमें हम कंपोस्ट खाद और जो खुद से बनाया हुआ खाद यूज करते हैं, इसे जैविक खेती कहते हैं, जो कोई हानिकारक नहीं होता। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, और इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देना। ओके दोस्तों। तो इसका किस प्रकार का होता है? तो ये राज्य पोषित प्रकार का होता है, राज्य द्वारा चलाया गया योजना होता है। फिर वहीं पर इसमें सम्मिलित जिले देखेंगे तो सम्मिलित जिले हैं। इस योजना में जब शुरू में हुआ था तो 5 जिले शामिल थे। कौन कौन से? रायपुर, रायगढ़, कोरिया, बालोद, दंतेवाड़ा से शुरू की गई थी। फिर वहीं पर बाद में इसमें 5 जिले और शामिल किए गए। कौन कौन से? पहला सुकमा 2016 में, बीजापुर 2016 में, और नारायणपुर 2016 में, दंतेवाड़ा 2016 में, गरियाबंद 2014 में, और इसका ट्रिक है सुबिना दंगा। ये 5 जिले जो बाद में शामिल किए गए, जो प्रथम जिले के बाद 5 जिले बाद में शामिल किए गए। इसका शॉर्टकट है सुबिना दंगा, इसे आप याद रखिएगा तो इजिली आप याद रख सकते हैं। फिर है प्रदेश के 23 जिलों की, प्रदेश के 23 जिलों के एक एक विकासखंड को पूर्ण कंप्लीट जैविक विकासखंड बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर आगे है राज्य में जैविक खेती प्रमाणीकरण करना। तो इसमें पीजीएस इंडिया के माध्यम से, कौन से? पीजीएस, ये पीजीएस, पीजीएस इंडिया के माध्यम से जैविक फसलों का प्रमाणीकरण हेतु 60 क्षेत्रीय परिषद आरसी पंजीकृत है। ओके दोस्तों। तो इसमें देखेंगे जो राज्य में जैविक ब्रांड चल रहे हैं, जैविक खेती के मतलब जैविक खाद के कुछ ब्रांड चल रहे हैं, जो हम छत्तीसगढ़ में लोकल एरिया में चलते हैं। तो क्या है? राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पाद का ब्रांडिंग कर विपणन कार्य किया जा रहा है, मतलब उसे सेल किया जा रहा है। तो देखेंगे पहले चांगरो राइस जिला बलरामपुर में है। फिर वहीं आदिम ब्रांड पंचतत्व जिला धमतरी में है। फिर है बस्तर नेचुरल, जो बस्तर में है, नाम से साफ साफ पता चल रहा है। केलो ब्रांड जो रायगढ़ में है, केलो नाम से भी पता चल रहा है कि रायगढ़ की नदी है, तो रायगढ़ का ही ब्रांड है। फिर वही है मैकल्स नेचर, तो मैकल्स नेचर जो है कबीरधाम में है। ओके दोस्तों। फिर वही है आगरा जैव उत्पाद, जो जिला
मुंगेली में पड़ता है। फिर वहीं रायपुर ऑर्गेनिक्स जो साफ साफ पता चलता है कि वो रायपुर जिले से है। फिर वहीं है शिवनाथ, दुर्ग की नदी है जिसे दुर्ग जिले का है दोस्तों। बालोद ऑर्गेनिक्स जो कम नाम से ही कंफर्म होता है कि बालोद से है। और आरूप जैविक जिला जो राजनांदगांव से है। इसे याद रख लीजिएगा, आरूप जो राजनांदगांव जिले से है। फिर वहीं बांसाझाल राइस या महामाया जो सरगुजा जिले से है। ये सरगुजा जिले का ब्रांडिंग है। ओके दोस्तों। फिर वहीं पर जशपुर एग्रो फ्रेश जो जिस जशपुर से है, नाम से ही कंफर्म होता है। फिर वहीं पंचतत्व जो कोंडागांव में है। और अगला है रुद्र ऑर्गेनिक जो जिला धमतरी से है। ओके दोस्तों। फिर है आगे परंपरागत कृषि विकास योजना। फिर आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, तो आगे है ये है परंपरागत कृषि विकास योजना का लोगो। इसे आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। और ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, मतलब केंद्र द्वारा चलाया जा रहा योजना है। तो इस योजना में दोस्तों इसका लक्ष्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। किसको? जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। फिर ये खेती कर रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा, मतलब कि इसमें जो खुद के द्वारा जो खाद बनाए जाते हैं, केमिकल वाले खाद को छोड़कर जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। किसानों को उद्यमी बनाना। किसानों को उद्यमी मतलब कि मेहनती बनाना जो होते हैं, लेकिन और बनाना जिससे कि वो खुशी खुशी काम करे, प्रोडक्शन में वृद्धि हो और उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले। ये है। फिर किसानों को सीधे स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम करना। जैसे कि मैं आपको एक इस डिस्प्ले में दिखाता हूँ दोस्तों कि ये है कि स्थानीय बाजार जो कैसे एक गांव में जो हर एक वीकली सप्ताही में एक लगता है दोस्तों मार्केट, ये होता है एक स्थानीय मार्केट। फिर वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखा जाएगा जो एक बाहर में जो शहरों में लगते हैं दोस्तों, वह राष्ट्रीय बाजार जो ऑल ओवर इंडिया इंडिया से जो बाहर पोर्ट होते हैं, ये हो गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। तो ये इन सब से इनको कनेक्ट करने के लिए इनका लक्ष्य था। फिर है अगला चिराग परियोजना। तो इस परियोजना के अंतर्गत हम देखते हैं, तो यह है चिराग परियोजना जो 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। और ये चिराग का फुल फॉर्म है दोस्तों, देखा, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। ओके दोस्तों। फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी चिराग परियोजना की? तो चिराग परियोजना की शुरुआत 24 नवंबर 2021 से हुआ था। फिर वहीं पर इसकी वित्तीय पोषण कौन करता है? तो इसकी वित्तीय पोषण को करता है वर्ल्ड बैंक द्वारा होता है। ओके दोस्तों। विश्व बैंक द्वारा इसकी सहायता मिलती है। ये है वर्ल्ड बैंक, इसके द्वारा इसे वित्तीय पोषण मिलता है। फिर है इसमें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट FIFAD द्वारा सहायता मिलता है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा ये मिलता है। ये है दोस्तों IFAD। तो इसके द्वारा किसानों को ये खेती के लिए फंड दिया जाता है। फिर है परियोजना क्षेत्र। तो ये परियोजना क्षेत्र में देखेंगे आदिवासियों के लिए नए अवसर, मतलब इसके द्वारा आदिवासियों या कोई भी किसानों के लिए नए अवसर ये इसमें मिलेंगे। ये है कैसे ये नए अवसर मिलेंगे, तो कैसे ये खेतों में खुशी खुशी काम करेंगे दोस्तों, ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, जिससे ये और ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे। जैसे कि ये महुआ वगैरह बिन कर आते हैं, जिससे इनको और बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस। फिर है नई आशा लाने वाली परियोजना। इसे इसे दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है। नई आशा लाने वाली परियोजना को क्या है नाम दिए गए? तो चिराग परियोजना के नाम दिए गए। तो इसे आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आप इसे मोस्टली याद रखिएगा चिराग परियोजना को। ये है नई आशा, एक उमंग, दिल से एक आता है कि हमें एक खेती किसानी करना है।
फिर अगला है देखेंगे इसमें सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। तो सम्मिलित जिले देखेंगे इस परियोजना में 14 जिले जो आदिवासी विकास खंड में लागू किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। तो देखते हैं ये। तो बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, ये 5 जिले हैं। कौन कौन से। बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, ये 5 जिले हैं जो सरगुजा संभाग से हैं। वहीं पर आगे देखते हैं बस्तर संभाग से 7 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा। कौन कौन से। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा, यह 5 जिले हैं। सॉरी 7 जिले हैं बस्तर संभाग से। फिर आगे हम देखेंगे रायपुर संभाग से ओनली एक जिला है जो कि वो बलौदा बाजार है दोस्तों। ओके। फिर वहीं पर बिलासपुर संभाग से एक जिला है, वो है मुंगेली। ओके। आगे देखते हैं। फिर इसका उद्देश्य है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य देखेंगे हम। चिराग परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार करना। फिर वही है कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को, किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना। मतलब कि कृषि एवं अन्य उत्पादक किसानों को जो कृषि उत्पाद है उनके मूल्य में संवर्धन कर इंक्रीमेंट कर कर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाना, या उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके उनको लाभ दिलाना, यह इसका उद्देश्य था। फिर किसानों की आमदनी के अवसर को बढ़ाना। कौन से। किसानों की आमदनी के अवसर को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य था। फिर गांव में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना व सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से गांव में जो पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करना। फिर है क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना। जैसे कि उसकी जिधर भी खेती करेंगे उसकी जलवायु को देखते हुए उस पर आधारित पोषण या फिर उत्पादन प्रणाली को विकसित करना, कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन से फसल उत्पादन होंगे, इसे विकसित करना वहां पर। जैसे कि ये सब डैम वगैरह की कैसे कैसे खेती करना, ये सारे इसमें विकसित करना है दोस्तों। फिर आगे है प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर कार्य प्रणाली का विकास करना। अब प्राकृतिक संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, जैसे कि तालाब, नलकूप, डैम, ये सब का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। फिर कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को अपनाना। अब खेती के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट और नए नए तरीकों को अपनाना है, ये इसका उद्देश्य था। इस प्रकार से ये इंस्ट्रूमेंट, ये जैसे नए नए तौर तरीकों को अपनाना, कि ड्रोन से देखना कि कौन कहाँ है, नए नए तौर तरीकों को अपनाना है। फिर वही है छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना देखते हैं। तो इसका शुभारंभ हुआ था, ये मिलेट मिशन में कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब शामिल होते हैं। तो इसका शुभारंभ है 10 सितंबर 2021 को। कब। 10 दिसंबर 2021 को शामिल है, सॉरी स्टार्ट हुआ है। और इसको बढ़ावा दिया गया है किसको। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी और रागी को ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया, जिसे लघु धान्य फसलें भी कहते हैं। तो जैसे कि ये है दोस्तों कोदो, फिर आगे है ये रागी और ये है कुटकी। ओके दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, मतलब फोटो से याद रखिएगा। बाकी तो आप इसमें 3 ही हैं जिसे आप याद रखना है। फिर इसके लाभार्थी देखते हैं दोस्तों। तो इसमें लाभार्थी कौन कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लघु धान्य फसलों से उत्पादक किसान। ओके दोस्तों, जो लघु धान्य फसल बोते हैं उनको ही ये लाभ मिलेगा। फिर एमओयू त्रिपक्षीय, तो ये कहाँ है।
इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च IIMR, जो हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में है। ये है IIMR ICAR के अंतर्गत चलाया जाता है। फिर आगे है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है लघु वनोपज का। छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिले इसमें शामिल है इस संघ में। कौन कौन से? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर। कौन कौन से? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर। फिर आगे है जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव, गौरेला पेंड्रा, मरवाही। ये सारे हैं। पर और नाम ले देता हूँ। जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, ये सारे शामिल हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। कौन सा? के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण ग्रामीण में, गांव में गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना। सिंपल सा है। फिर आगे है इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेष है प्रदेश में 300 ग्रामीण, मतलब प्रदेश के छत्तीसगढ़ में 300 गांवों में औद्योगिक पार्क की स्थापना करना। जैसे कि विकास खंड में, मतलब प्रत्येक विकास खंड में 2 औद्योगिक पार्क होने चाहिए, इसका ऐसा विशेषता है। और ये वर्चुअल भूमि पूजन किया गया है। मतलब हर विकास खंड में 2 औद्योगिक पार्क होंगे और 300 गांवों में ये ऐसा किया जाएगा। 300 मतलब 300 गांव में 2, मतलब विकास खंड के साथ जितने भी विकास खंड आएंगे उसमें 2-2 औद्योगिक पार्क होंगे, और जिससे उनको रोजगार और आय के साधन होंगे। जैसे कि उसको मेंटेनेंस करना, वहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह लगाना, इस तरीके से वहाँ पर ये सब उनको फायदे होंगे। फिर है छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का उद्घाटन, पहला तो 10 जून 2022 को कांकेर जिले के कुलगांव में किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ? कांकेर जिले के कुलगांव में किया गया है 10 जून 2022 को, जिसे गांधी ग्राम का नाम दिया गया। क्या? गांधी ग्राम का नाम दिया गया। इसे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बस्तर के ग्राम तुरेनार में स्थापित है। क्या? बस्तर के तुरेनार में स्थापित है, किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं, किया जा रहा है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क। फिर आगे है धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना। कौन सा? इसमें हम आगे देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2023 को। कब? 25 दिसंबर 2023 को हुआ था, राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर। कब? राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ था। फिर इसकी वर्ष देखते हैं, किस वर्ष? तो 14-15 में हुआ था और 15-16, 2 ये वर्ष में हुए थे। तो इसका प्रोत्साहन राशि देखते हैं। प्रोत्साहन राशि 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इसमें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे? जैसे कि इसमें देखेंगे वर्ष, धान कितना खरीदा जाएगा, लाभान्वित किसान कितने होंगे, कितना क्विंटल खरीदा जाएगा, और इसमें भुगतान राशि कितनी होगी। हम आगे देखते हैं। तो 2014-15 में देखेंगे 63.10 लाख टन इसमें धान खरीदी गई थी। वहीं पर 12,57,196 जो है किसान लाभ उठाए हैं इसका। वहीं पर 6,37,65,887.71 क्विंटल इसमें टोटल खरीदा गया है। और वहीं पर 1,912.97 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं इसमें राशि। फिर वही है 15-16 की बात, तो 59.2 लाख टन जो है वो धान खरीदी गई है। वहीं ये लाभान्वित किसान है, इसमें 13,29,771 किसान लाभान्वित है। वहीं पर 6,01,13,769.55 ये इतने क्विंटल खरीदे गए थे। फिर वहीं कितना राशि का भुगतान किया गया? 1803, मतलब 1,803.41 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। फिर इसका प्रावधान देखेंगे
तो प्रावधान है 3800 मतलब 3800 करोड़ रुपए जो अनुपूरक बजट के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो इसका भुगतान राशि है, कितना भुगतान राशि है? 3,716 करोड़ 38,97,178 रुपए, ये टोटल इसकी भुगतान राशि है। इस योजना के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ अनुपूरक योजना। तो इसे अनुपूरक योजना को हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अनुपूरक बजट का एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है, अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसके मतलब जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करता है। मतलब जब वित्तीय वर्ष आता है तो उसी में ये पेश किया जाता है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में, मतलब कि कोई बजट पहले से स्वीकृत कर दी गई है, उसमें कोई अतिरिक्त खर्च ऐड करने की आवश्यकता होती है, तो यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश करती है। ओके दोस्तों, तो पेश तो करती है लेकिन जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया जाता, मतलब कि पेश कर दी कि इतना और खर्च हो सकता है या कोई और नया योजनाएं लागू करने की जरूरत है, तो इसे अनुपूरक बजट में शामिल किया जाता है। और इसमें कोई नई परिस्थिति का कारण अवश्य हो गया, मतलब कि कोई नई परिस्थिति आई, कोई नई योजनाएं या कोई हो गया तो उसमें कुछ नए स्कीम वगैरह है तो इसमें ये इसको शामिल करते हैं, जिसे ये काउंट नहीं करते, इसमें शामिल नहीं होता, इसे ये अनुपूरक बजट में इसे काउंट किया गया है। फिर है कृषि कृषक उन्नति योजना। वर्ष में है तो खरीफ सीजन 23-24 से स्टार्ट हुआ है। इसका वितरण क्या है? तो वितरण कब होता है? 12 मार्च 2024 से। फिर लाभार्थी हैं, कौन कौन लाभ लेंगे इसके? तो 24.72 लाख किसान इसमें लाभ लेंगे और इसकी राशि क्या होगी? 13,320 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं जो किसानों की आय में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्ट लागत को कम करना। समझ आया? राज्य के किसानों की आय में और उसकी फसल उत्पादन में और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, तो और साथ ही साथ फसल की कॉस्ट कीमत है उसको कम करना, ये इसका उद्देश्य था। इसका मुख्य बिंदु है तो राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 970 रुपए के मान से अंतर, मतलब 917 रुपए से अंतर की राशि का भुगतान करना। ओके दोस्तों, इसका राज्य के किसान को समर्थन मूल्य, जितना भी उसका मूल्य होगा उस मूल्य में खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 970 रुपए के हिसाब से उसमें अंतर में कम कर कर उसे भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में, राज्य में 32 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी होती है। फिर वहीं पर 23-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। किसमें? समर्थन मूल्य से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी। तो देखते हैं कृषि उन्नति योजना का कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट अलग से। तो इस योजना का एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये है इसका उद्देश्य। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी उपज को बेहतर ढंग से बढ़ा सके और कृषि कार्यों को अधिक कुशलता से कर सके। ओके, तो इसके कुछ लाभ भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो हम इसके कुछ उद्देश्य देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य हैं खाद्य को सुरक्षा प्रदान करना, कृषि में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, उत्पादन में सुधार करना, समय और श्रम की बचत करना, जैव उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करना। ओके दोस्तों, फिर वही है फिर अगला है उसके लाभ देखेंगे। अब इसके लाभ है कुछ, तो लाभ में देखते हैं उन्नत उपकरणों की उपलब्धता कराना, किसानों को नए नए तकनीकी वाले उपकरण देना और तकनीकी सहायता प्रदान करना, और वहीं साथ ही साथ जैव उर्वरक और कीटनाशकों पर सहायता कम करना ज्यादा करना, उस पर एक एडवाइस देना कि कम ज्यादा कितना मात्रा में, यह सारे योजना का इस योजना के तहत लाभ का मिलेगा। फिर आगे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इसके अंतर्गत लाभ क्या है? लाभार्थी छत्तीसगढ़ के 23 लाख से ज्यादा
लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा यह लाभ। तो सीमांत किसान और लघु सीमांत किसे कहते हैं? लघु किसान। तो मार्जिनल मतलब कि सीमांत किसान जो 1 हेक्टेयर तक उसके पास जमीन है, वहीं स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन है, तो इसे हम स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल को 1 से हेक्टेयर तक को कहेंगे। वहीं बिग है तो 10 हेक्टेयर तक उसके पास खेती या जमीन होगी। तो इसकी रकम देखेंगे, किसानों के खाते में 3 किस्तों में, इसे भी याद रखिएगा, 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। और वहीं पंडित दीनदयाल कृषि मजदूर कल्याण योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय याद रखिएगा। और फिर वहीं आर्थिक योजना है, आर्थिक सहायता दे 10,000 रुपए प्रति वर्ष इसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? जो भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता देना। ओके दोस्तों, इसमें तो पता चल गया डायरेक्ट। फिर इसकी राशि बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जब बजट आया था तो उसमें 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें अनुदान में दिया गया था इनको टोटल। इसकी विशेष है, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना को बंद कर, कौन सी? राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना को बंद कर इस योजना को घोषणा की गई थी। सेम है, बस नाम अलग है, काम सेम है दोस्तों। फिर है जीआई टैग, छत्तीसगढ़ में 7 उत्पाद को दिया गया है। तो देखेंगे हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद में, तो एक बस्ता ढोकरा और एक जीरा फूल दिया है कृषि उत्पाद में। और वहीं हस्तशिल्प उत्पाद में बस्ता ढोकरा लोगों को दिया गया है, कृषि उत्पाद में नगरी दुबराज को दिया गया है। सन भी लिखे गए हैं दोस्तों सामने में। और बस्तर वुडन क्राफ्ट को दिया गया है हस्तशिल्प में, और बस्तर आयरन क्राफ्ट को दिया गया है, और चांपा का सिल्क साड़ी और उसके कपड़े को दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें हम आगे देखेंगे जिसमें हम योजना देखेंगे। अब ये एक समरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? समरी है, सारे इस चैप्टर के सारी योजनाओं का एक समरी है, जिसमें हम सारे योजनाओं को लाइन वार पढ़ेंगे और उसके उद्देश्य को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लास्ट में समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो देखेंगे इसमें मिलेट मिशन योजना जो 10 सितंबर 2021 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कोदो, कुटकी एवं रागी लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देना। ओके दोस्तों। फिर वहीं पर है चिराग मिशन जो 24 नवंबर 2021 को प्रारंभ हुआ था, और उद्देश्य था इसका कृषकों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय को सृजन करना। मतलब कि खेती से ही किसानों की आय में वृद्धि करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, यह इसका उद्देश्य था। फिर आगे है दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जो अभी जस्ट पहले पढ़े थे, जो 2020-21 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जो उद्देश्य में अनुदान दिया गया था 7,000 रुपए प्रति परिवार सालाना, इसमें 7,000 रुपए दिया गया था। फिर है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो ये 21 मई 2020 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था या विस्तार है, प्रावधान है, धान के साथ 13 अन्य फसल भी शामिल किया गया था इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। फिर है गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। इसमें गौ पालकों से गोबर खरीदना, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना, जो वहां पर आपको दिखाया गया था दोस्त। कब मनाते हैं ये? हरेली त्योहार के दिन। हरेली त्योहार के दिन मनाते हैं। और इसमें गोबर खरीदना किस लिए? कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। फिर है कुक्कुट पालन प्रोत्साहन, तो कुक्कुट पालन प्रोत्साहन में 7 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है, और इसका उद्देश्य है कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करना। इसका सिंपल सा है। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये स्टार्ट हुआ था खरीफ वर्ष 16-17 से, और इसकी पात्रता के अनुसार पंजीकृत कृषकों को, कौन से? पंजीकृत कृषकों को फसल नष्ट होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। समझ आ गया दोस्तों। फिर है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, ये 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था। कब? 14 अप्रैल 2016 को। और ये इसका उद्देश्य था
कृषि उपज की खरीदी बिक्री में, कब? कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। इजी है। इसमें एक ऐप तैयार किया गया था जिसमें किसानों को डायरेक्ट डायरेक्ट सेल करना था। इसमें एक टोकन मिलता है जिससे टोकन कटाकर वो एक डेट लेते हैं, ये डेट लेते हैं जिससे कि वह डायरेक्ट अपने धान को लोड करके उस मंडी में जाकर सेल करते हैं, जिससे कि बीच में कोई भी एक बिचौलिया नहीं होता, जो कोई कमीशन खाने वाला नहीं होता, जिससे उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट से कमी शुद्ध आय मिल जाता है। ओके दोस्तों, ये एक ऐप है जो रजिस्ट्रेशन इनको सुविधा प्रदान करती है। फिर है कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना, 14-15 में स्टार्ट हुआ था। प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना हेतु 10 लाख रुपए दिया गया था, वित्तीय सहायता। फिर वही है जैविक खेती योजना, 2014 में स्टार्ट हुआ है। तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना, नाम से ही पता चल रहा है। और इसे राज्य के 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जिलों में जैविक जिला इसको बनाना। कौन कौन से? जो ये जो जिले हैं ना दोस्तों, ये गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा और नारायणपुर, इनको जैविक जिला बनाना, उसके उसके रूप में विकसित करना, जैविक जिला के रूप में। ओके दोस्तों, फिर है सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो 13-14 से स्टार्ट किया गया है। सूक्ष्म मतलब जिसमें ड्रिप इरिगेशन और फुहारा वाले को दिया जाता है प्रायोरिटी। तो इसमें वर्तमान में इसका संचालन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किया जा रहा है। ये सेंट्रल से आयोजित है। फिर है किसान शॉपिंग मॉल, 2010 में प्रारंभ हुआ है। कृषि किसानों तथा मंडी कलाकृतियों को, जो किसान हो गए और जो मंडी में जो कलाकृति हैं, सॉरी कृतिकारियों को, मतलब जो काम करने वाले को, उनको सुविधा देना, उस हेतु प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में ओपन किया गया था। फिर है कृषक जीवन ज्योति योजना। कौन सी? कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। उसका उद्देश्य है राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना। तो वे दोस्तों, कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य शासन द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर बीज बैंक योजना, तो इस योजना को 7-8 में आया था दोस्तों ये, और इसका उद्देश्य था कृषकों को समग्र विकास को बढ़ावा, किसानों को सभी सभी प्रकार के विकास को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। और इसका एक भी था दोस्तों कि बीज बैंक में अच्छे बीज को, जो अनुपजाऊ बीज था उसको वापस कर उपजाऊ बीज देना, जो अच्छे किस्म के बीज को देना। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो 7-8 में आया था। इसका उद्देश्य था कृषि एवं इससे संबंधित योजनाओं के नियोजन चलाने के लिए और निष्पादन करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, इस प्रक्रिया में शिथिलता स्वायत्तता प्रदान करना, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए उसमें उसको एक बैलेंस बनाना, ताकि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके। सिंपल सा भाषा है दोस्तों कि कृषि और इससे संबंधित जितने भी योजनाएं होंगे, उसको चलाने के लिए, उसको आयोजित करने के लिए, निष्पादन कंप्लीट करने के लिए, तो उसको शिथिलता चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। स्वायत्तता मतलब डेली उसमें काम करना, तो इससे इसमें निवेश को बढ़ाना इस कार्य में। ओके दोस्तों, फिर है ग्रामोत्थान योजना। ग्रामोत्थान योजना 7-8 में आया था दोस्तों, 2000। और ग्राम का विकास करने के लिए जरूरी सुविधाएं, और साथ ही साथ इसमें पशुओं की नस्ल को, इसके पशुओं की, इसमें पशुओं की नस्ल को भी सुधारा जाता है। फिर है शाकंभरी योजना, 2005 में आया था। सिंचाई संसाधनों का विकास करना। और फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम, तो इस ये 2005 में आया था, 5 मई। तो बागवानी कृषि को बढ़ावा देना, नाम से ही पता चलता है दोस्तों। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। फिर है किसान समृद्धि योजना, 2002 में आया था। इसका पूर्ण नाम इंदिरा खेत गंगा योजना था।
ओके दोस्तों, कौन सा? इंदिरा खेत गंगा योजना था। फिर आगे है किसान मितान योजना। तो इस मितान योजना के अंतर्गत ये किसानों को परामर्श देना था, आत्महत्या से रोकना था और उसकी समस्याओं को हल करना था, यह इसका उद्देश्य था। फिर है आगे सूरज धारा योजना। तो इसका उद्देश्य था बीज अदला बदली करना, ये है बीज अदला बदली करना। और बीज बैंक योजना में उनको अच्छे नस्ल के बीज प्रोवाइड करना, ये था उसका उद्देश्य। और स्वराजी ग्राम योजना का उद्देश्य है 2019 में आया था, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। जो स्वराजी ग्राम योजना का उद्देश्य है ग्रामीण के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। वहीं पर इसका स्लोगन था छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी जैसे नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी को बचाना, इला बचाना है संगवारी, ये इसका स्लोगन है। फिर है नीली क्रांति योजना। तो नीली क्रांति योजना भारत सरकार शासन द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका अनुदान है राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़े रहने हितग्राहियों को अनुदान देना। तो जिसमें सामान्य हितग्राही है उनको 40% और अनुसूचित जाति और जनजाति उसको 60% अनुदान देना, यह इसका उद्देश्य है। फिर देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार परिक्षेपयोगी मतलब परीक्षा से उपयोगी कुछ तिथियां हैं, जैसे हम जानेंगे खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी कंप्यूटरीकृत कब किया गया था। तो ये है खरीफ वर्ष 2007-8 में किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकरण कब किया गया था? 2007 में। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कॉल सेंटर कब खुला था? तो कॉल सेंटर था दोस्तों 2008 में जनवरी में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 15-16 में किया गया था। खाद्य विभाग द्वारा चावल उत्सव की शुरुआत खाद्य विभाग द्वारा चावल उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 2008 में। और रेन फेड एरिया डेवलपमेंट योजना की शुरुआत 2014-15 में। और राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना तो 2013-14 में। सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कब है ये कार्यक्रम स्टार्ट? तो ये 17-18 में स्टार्ट किया गया है। शहद प्रतिशत 100% अनुदान का पृष्ठ प्रदाय योजना कब है? तो ये है 6 और 7 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है 20-21 में। यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो गया है, 100% है, 100% है, जो 2006 और 7 में किया गया था। मत्स्य संपदा योजना 2020-21 में किया गया था। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा मत्स्य पालन हेतु 100% अनुदान कब से दिया जा रहा है? 8-9 से दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह क्लास यहीं तक था। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों अलविदा लेते हैं। जय हिंद।